हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसका पहला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है रेट मेजर। रेट मेजर तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन बच गए हैं, तो पहले उसको कर देते हैं और तब शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा उसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए ओके, एक्सरसाइज 6.1 के 2 से 3 सवाल बचे हुए हैं, उसको थोड़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से अपना अपना किताब निकाल लेंगे मित्र। रोज रोज हम कहते हैं अपना अपना किताब निकाल लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन में कहता है कि द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम। कहने का मतलब हुआ कि टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं उसका समझाते हैं। सी एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। कोई कंपनी है जो एक दिन में मान लीजिए x आइटम बनाती है। ऐसा सोच के चलिए कि कोई कंपनी है बैट बनाने वाली। क्या बनाने वाली? बैट बनाने वाली। तो कह रहा है कि अगर कोई कंपनी एक दिन में अगर x बैट का प्रोडक्शन करेगी, बनाएगी, तो x बैट बनाने का जो कॉस्ट है वो इस हिसाब से दिया हुआ है। एक फॉर्मूला होगा उसके कंपनी का कि x बैट बनाने में भैया कितना खर्च लगता है ना। तो x बैट बनाने में जो खर्च पड़ता है उस खर्च को इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है किसी कंपनी द्वारा। तब हमसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत खर्च बताइए कितना होगा। कब? जब x का वैल्यू 17 हो जाए तब, है ना। यानी x कितना हो जाए? 17, मतलब x का वैल्यू जब 17 हो जाए तब आपसे मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत खर्च पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ विशेष मत याद रखिएगा। जो कॉस्ट दिया हुआ है, जो खर्च दिया हुआ है, उसका अवकलन कर दीजिए, बस सिंपल उसका अवकलन कर दीजिए। कहोगे सर अवकलन यानी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तब बाबू x के रिस्पेक्ट में ही करो, जो इसमें वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करो, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी सी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल 0.007 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.003 इंटू 2x हो जाएगा, अब प्लस 15 इंटू x यानी 15 हो जाएगा और 4000 का 0 हो जाएगा। भैया इसी का नाम है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत खर्च।
हिंदी में कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। हिंदी वाले भैया लोग अपना किताब अपने पास जरूर रखिएगा, बिना किताब का मत पढ़िएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब इसी में x को हटा के 17 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 0.003 इंटू 17 टू जा 34 हो जाएगा, अब प्लस 15। कृपया करके इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 0.021 इंटू 289, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 102 हो जाएगा, अब प्लस 15। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 289 का अगर 21 से करिएगा तो 982, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 9 8 8 16, 7 2 9 1 8 8 16, 7 2 9 1 10 और 5 1 6, यानी 6.069 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। अब सबको जोड़ दीजिए, इसमें से माइनस करिए, 0.102 अगर माइनस कर लेते हैं ये आ जाएगा 7 6, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, हाँ, और अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो 20.967 है आंसर क्या। चलिए देख लेते हैं आंसर अब। हाँ बहुत बढ़िया है, इसमें से इसको माइनस करिए और इसको प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा 20.967। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा हेल्थ इशू है अभी भी भाई। हाँ चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, करिए नोट जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। 16 की बात करते हैं, ऐसा ही सवाल है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16। फिर से द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। फिर से टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, इस बार जो बचत हुआ है वो दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। किसी कंपनी को x आइटम बनाने में जो बचत हुआ है वो दिया हुआ है, x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और तब आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, बचत पूछा है, सीमांत आय पूछा है कितना होगा। काम सेम वही करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, कर दीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा dRx अपॉन dx इक्वल टू 26x हो जाएगा, अब प्लस 26 हो जाएगा। इसी का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू।
ठीक है, कितना हो जाएगा, इसी में x को हटा के 7 रख दीजिए तो 26 इंटू 7 प्लस 26 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 7 छक 42 यानी 2, 7 दूनी 14 और 4 18 अब प्लस 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 दू 10 208 रुपया हो जाएगा। जल्दी से मिला लेते हैं, आंसर मिला लेना चाहिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन, फिर बाद में हमें सुधार करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल ऑब्जेक्टिव सवाल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के सापेक्ष क्षेत्रफल का दर चाहिए सर्कल का। आर का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो भैया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। हम इसको a मान लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए रेडियस के रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के सापेक्ष, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का होगा बाबू 2r। रख दीजिए r का वैल्यू, r का वैल्यू 6 है, 6 रखोगे तो 12 पाई हो जाएगा। ऊपर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा तो 12 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको भी प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इसी स्लाइड पर ले लें कि अगले पर ले लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल 15 और 16 की तरह है। फिर से रिवेन्यू दिया हुआ है, आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x 36x और प्लस 5 दिया हुआ, ठीक है। x इक्वल टू 15 पर आपसे मार्जिनल रिवेन्यू पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, आपको पता है इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, अवकलन ही करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो डी आर एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x प्लस 36 हो जाएगा, है ना। इसी को तो कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आय। x का मान कितना है, 15 रख दीजिए, 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 36 यानी 9 3 12 126 आंसर हो जाएगा, 126 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन करवाते हुए एक्सरसाइज 6.1 हुआ कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उससे पहले उसका हम थ्योरी आपको बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, है ना, आ जाइए। तो तैयार हो जाइए एक नया और बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंक्रीजिंग
फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर का यही नाम है, टॉपिक का नाम बोलो, चैप्टर का नाम बोलो, यही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान भी है। एक बार हम हिंदी इसका लिख देते हैं प्यारे, इसको वर्धमान फलन कहते हैं, हिंदी में इंक्रीजिंग को वर्धमान फलन और डिक्रीजिंग को हर्षमान फलन कहते हैं, हर्षमान फलन। कृपया करके ध्यान रखिएगा, है ना। हम बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करेंगे तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ वर्धमान, डिक्रीजिंग का मतलब हुआ हर्षमान। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट होता है, आप यहां हिंदी में पढ़ो फिर भी उतना ही आनंद आता है, इंग्लिश में पढ़ो फिर भी उतना ही आनंद आता है ना। हर एक भाषा में मैथ समझ में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन होता क्या है। आइए डिटेल समझाते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन होता क्या है, आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ठीक है, आइए अच्छे से बताते हैं। सुनिए, मान लीजिए ग्राफ ले लेते हैं, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए एक ग्राफ ले लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पर एक ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार का, किसी प्रकार का ले लीजिए ना, ऐसा ही ड्रॉ कर लिया, ऐसा ही। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ पर कुछ पॉइंट ले रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लीजिए इस पॉइंट पर का जो x है वो हम x1 मान ले रहे हैं, इस पॉइंट पर का जो x है वो x2 ले रहे हैं, और इस पॉइंट पर का जो x है वो x3 ले रहे हैं। आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इस फंक्शन का नाम y बराबर fx दे देते हैं, मतलब ये जो ग्राफ है वो किसी न किसी फंक्शन यानी फलन का होगा, तो मान लिए fx का है। ठीक है प्यारे, अगर इस पॉइंट पर का x अगर x1 है तो इस पॉइंट पर का y कितना होगा, तो इसी में x को हटा के x1 रख दीजिए, x को हटा के x1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर का x x2 है तो y कितना हो जाएगा, x को हटा के x2 रख दीजिए, तो fx2 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर का x x3 है तो y कितना होगा, इसी में x को हटा के x3 रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, fx3 हो जाएगा। अब अगर आप एक बात गौर से देखें, जब आप x को x1 से x3 के तरफ लेके गए, उसी वक्त आपका फंक्शन fx1 से fx3 के तरफ गया। ध्यान से देखना, जब आप
x को x1 से x3 की तरफ ले गए तो y का वैल्यू fx1 से fx3 की तरफ गया। मतलब आप x को ऐसे लेके गए तो y ऐसे गया। तो x को ऐसे लेके जाना मतलब x को क्या हुआ, बढ़ाना, इंक्रीज करवाना। मतलब x को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, बढ़ाया। और y भी ऐसे गया तो y को ऐसे जाना मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। तो सुनिए डेफिनेशन मिल गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन, परिभाषा मिल गया। अगर x बढ़ाने से y भी बढ़ने लगे, x इंक्रीज कराने से y भी इंक्रीज करने लगे, x इंक्रीज कराने से फंक्शन भी इंक्रीज करने लगे, उसी को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। अगर x को बढ़ाने से फंक्शन भी बढ़ रहा हो, x को बढ़ाने से फंक्शन भी बढ़ रहा हो, x को बढ़ाने से फंक्शन भी बढ़ रहा हो, उसी को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? जी हां। चलिए एक छोटी सी बात याद रखेंगे, एक छोटा सा नोट। x बढ़ाने से अगर फंक्शन बढ़ने लगे उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो f है वो आपका इंक्रीजिंग है, जो f है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है। तो दो चीज आप ध्यान रखेंगे। पहला इफ x1 लेस देन x2 देन, और दूसरा इफ fx1 लेस देन fx2 देन। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, गौर से सुनना क्या बता रहा है, x1 लेस देन x2, यहां पर फंक्शन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ x दिखाई दे रहा है, यहां पे फंक्शन लगा हुआ है। तो सुन लीजिए, और आपको पता है इसे आप इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी, असमीका। फिलहाल ये लेस देन का काम कर रहा है, फिलहाल ये लेस देन का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि LHS और RHS दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से, LHS और RHS दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से इस बीच वाले साइन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब अगर fx1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 भी होगा। सुने, LHS और RHS में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन भी fx2 होगा। ठीक उसी प्रकार यहां फंक्शन लगा हुआ है, अगर दोनों तरफ से फंक्शन हटा दोगे, कौन सा, इंक्रीजिंग वाला, अगर दोनों तरफ से इंक्रीजिंग फंक्शन हटा दोगे फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये x1 लेस देन x2 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। LHS और RHS में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से और इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, साइन में कोई चेंज नहीं आता है। नोट कर लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन समझ गए होंगे। अगर x बढ़ाने से y भी बढ़ने लगे उसी को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। चलिए अब अगला बताते आपको डिक्रीजिंग। हिंदी ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग को हिंदी में वर्धमान कहते हैं। तो बार बार हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
तो दिक्कत में मत आइएगा। नोट कर ले प्लीज, पॉज करें, नोट कीजिए। आइए अब हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब इसका भी ग्राफ देखिए, इसका भी ग्राफ देखिए। चल, ये ग्राफ है, समझिए ग्राफ के हिसाब से। मान लीजिए, अच्छा इस ग्राफ का नाम मान लीजिए कि ये y बराबर एफ एक्स का है, मान लेते हैं। चलिए, इस पॉइंट पर का जो x है वो x1 ले लेते हैं, इस पॉइंट पर का जो x है वो x2 ले लेते हैं, और इस पॉइंट पर का जो x है वो x3 ले लेते हैं। ओके, अब सुनिएगा, अगर यहां पर का x x1 है तो यहां पर का y कितना होगा? इसी में x को हटा के x1 रखिए तो f x1 हो जाएगा। अगर यहां पर का x x2 है तो y कितना होगा? इसी में x को हटा के x2 रखिए तो f x2 हो जाएगा। अगर यहां पर का x x3 है तो y कितना होगा? इसी में x को हटा के x3 रखिए, यानी f x3 हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो आप जब x1 से x3 ऐसे गए तो f x1 से f x3 ऐसे आया। मतलब जब x ऐसे गया तो y ऐसे आया। मतलब ऐसे जाना यानी इंक्रीज करना, मतलब x बढ़ा रहे हो, और ऐसे आना मतलब y घटना, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेशन आ गया डिक्रीजिंग का। x बढ़ाने से y घटने लगे, x इंक्रीज करने से फंक्शन डिक्रीज करने लगे, x इंक्रीज करने से फंक्शन डिक्रीज करने लगे, x इंक्रीज करने से फंक्शन डिक्रीज करने लगे, उसी को डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। भैया x इंक्रीज करने से फंक्शन डिक्रीज करने लगे, उसको डिक्रीजिंग कहते हैं। ये है डिक्रीजिंग। इसके बारे में भी आप एक छोटा सा और प्यारा सा नोट ध्यान रख सकते हैं। क्या है नोट, तो सुन लिया जाए। नोट, बाबू अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो देखो क्या होगा। पहली बात, ठीक है, इफ x1 लेस देन x2 देन, दूसरा इफ f(x1) लेस देन f(x2) देन। अब सुनिएगा, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो LHS और RHS में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से बीच का साइन बदल जाता है। LHS और RHS में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से बीच का साइन बदल जाता है। x1 लेस देन अगर x2 है तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार
अगर दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन लगा हुआ है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से भी बीच का साइन बदल जाता है। f(x1) लेस देन f(x2) है तो f को हटाने से x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। बस यही बात ध्यान रखना है। वापस एक बार सुन लीजिए। हमने कहा कि LHS और RHS में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से बीच का साइन बदल जाता है और डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से भी बीच का साइन बदल जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों तरफ लगाओगे फिर भी बीच का साइन बदल जाएगा, दोनों तरफ से हटाओगे फिर भी बीच का साइन बदल जाएगा। जी हाँ, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका मैथ क्या है। ये तो डेफिनेशन था थ्योरेटिकल, सवाल है इस पर मैथ कैसे काम करेगा। नोट कर ले प्लीज। आइए इस पर मैथ कैसे काम करेगा, है ना। एकदम आराम से और डिटेल पढ़ा रहे, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए अब आइए नोट, या हाँ नोट ही करके चलते हैं। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मैथ बता रहे हैं कि क्या करोगे। नोट 1 में ले लेते हैं, सुनना। अगर हम इंक्रीजिंग का ग्राफ बनावे, इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर ग्राफ बनावे तो दो प्रकार का ग्राफ रिप्रेजेंट हो सकता है। देखना, एक ऐसा और एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का। पहले एक ऐसा ले लेते हैं और एक इस प्रकार का। इन दोनों का मैथ बस ख्याल रखना है आपको। x y, चलो एक ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है। तो भैया सुनो, ये जो फंक्शन है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है और ये जो फंक्शन है पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज किया। मतलब ये लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन लगातार नहीं। पहले कुछ देर तक इंक्रीज किया, कुछ देर तक कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज कर गया। तो सुनिए, इसका मैथ कहता है कि फंक्शन का dy/dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का जो dy/dx है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसका भी दिखा देते, पहले इसका भी लिख लो उसका। और इसका जो dy/dx है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 दोनों हो सकता है। अब आराम से सुनो, हम बता देते हैं। अगर फंक्शन का dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा रहे या 0 से बड़ा या बराबर रहे, वो इंक्रीजिंग के कैटेगरी में आता है, वर्धमान फलन के जाति में आता है। ठीक है, अगर dy/dx 0 से बड़ा रहा फिर भी और dy/dx का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर रहा फिर भी, ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग को ही बतलाता है। भैया सवाल ऐसे करके बनाओ इंक्रीजिंग का फिर भी सही है, ऐसे करके बनाओ इंक्रीजिंग का फिर भी सही है ना। ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग को ही शो कर रहा है। फर्क ये है कि यह एक लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार वर्धमान है, इसलिए किताब में इसको लिख देता है स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, किताब में इसको लिख देता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके बारे में लिखता है सिर्फ इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, इंक्रीजिंग का नाम सुनते ही ऐसा करके क्वेश्चन बनावे या ऐसा करके क्वेश्चन बनावे, आपके सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 100% सही रहेगा। तो समझ गए, इंक्रीजिंग का मतलब dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा, इंक्रीजिंग का मतलब dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा या बराबर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये था इंक्रीजिंग का मैथ। ऐसे करना है, एकदम माथे में ठान लीजिए कि जिस फंक्शन का dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा हो जाएगा उसे इंक्रीजिंग कहा जाएगा, उसे इंक्रीजिंग कहा जाएगा। नोट कर लो, ओके, नोट कर लीजिए। आइए नोट नंबर 2, भैया नोट नंबर 2, यहां भी आइए, हम आपको दो ग्राफ दिखा देते हैं, दो ग्राफ। एक ग्राफ ये है, ठीक है, और एक ग्राफ और दिखला देते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ बाबू ये है, ये देखिए फर्क क्या है दोनों में। ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, यह डिक्रीज किया, कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया, मतलब लगातार डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेकिन लगातार नहीं। तो सुनिएगा, तो सुनिएगा, इसका मैथ कहता है, इसका मैथ कहता है कि dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो से छोटा होना चाहिए। और इसका मैथ कहता है कि dy बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल जीरो होना चाहिए। तो आज के बाद आप अपने दिमाग में बैठा लें कि dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा रहा या dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा या बराबर रहा, दोनों का मतलब डिक्रीजिंग ही होगा। और दोनों तरीके से अगर सवाल बनाओगे आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना है, किताब में इसका नाम लिख देता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार हर्षमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसका नाम लिखता है डिक्रीजिंग यानी हर्षमान। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हिंदी वाले भैया लोग पहले ही बता दिए हैं, इंक्रीजिंग को वर्धमान, डिक्रीजिंग को हर्षमान। घबराइएगा मत, बस मैथ उसका जानिए। अगर dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा रहा, अगर dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा या बराबर रहा तो दोनों डिक्रीजिंग के हिस्से में आता है। समझ गए? ऐसा करके डिक्रीजिंग वाला सवाल बनाओ, ऐसा करके डिक्रीजिंग वाला सवाल बनाओ, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप समझ गए, डिक्रीजिंग का मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। अब अपना अपना किताब खोल लीजिए, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2। चलिए पॉज करके नोट कीजिए। एक एक सवाल हमने जो आपसे वादे किए हैं कराएंगे तो कराएंगे। एक्सरसाइज 6.2, आइए शुरू करो प्यारे।
एक्सरसाइज 6.2 पहला सवाल है fx इक्वल टू 3x प्लस 17 प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सिद्ध करना है कि ये फलन हमेशा वर्धमान होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग होने के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं करके। करो, इसको डिफरेंशिएट करो। बुआ बताए थे ना अभी बताए थे। इंक्रीजिंग का जो dy बाय dx है, अरे dy बाय dx को डिफरेंशिएशन ही ना कहते हैं, 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो देखते हैं करके कि 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो करो डिफरेंशिएशन। fx का करोगे तो f डैश कहलाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 और ये हो जाएगा 0। तो गौर से देखो, यही तो है डिफरेंशिएशन, जिसे आप चाहें तो dy बाय dx भी बोल सकते हैं। तो भैया dy बाय dx का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। अरे f डैश x एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, यही बोल दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू dy बाय dx का वैल्यू 3 है और ये 3 ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान है। होगा भी क्यों ना बाबू, क्योंकि dy बाय dx का मान प्लस में आ गया इसलिए। अच्छा प्लस में आ गया, प्लस तो लिखे भी नहीं, प्लस में आ गया इसलिए वर्धमान सिद्ध हो गया। देख लो कितना सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। dy बाय dx प्लस में आया मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी वर्धमान है। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम चीज यहां भी प्रूफ करना है कि यह भी हमेशा के लिए इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है। भैया हमेशा के लिए कहने का मतलब हुआ x के सभी रियल वैल्यूज पर, x के सभी वास्तविक मान पर। हाँ, x का वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा इंक्रीज ही करेगा। तो देख लो ना, dy बाय dx का मान ही प्लस में आ गया तो x कुछ भी रखेगा क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीजिंग ही आएगा। उसी प्रकार इसको करके देख लो। करो बाबू डिफरेंशिएट। तो भैया ये हो जाएगा f डैश x, ये एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी है। करो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। तो हूबहू लिखोगे, बेस का लॉग लगाओगे, फिर पावर वाले का करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। f डैश x को dy बाय dx बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। e का पावर 2x हो गया, log e का मान 1 हो गया, इंटू में 2 हो गया। अगर आप गौर से और प्यार से देखें तो यह e के पावर 2x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे x के जगह पे जो मन करे रख के देख लो। और 2 तो अपने आप में पॉजिटिव है ही। तो भैया पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि dy बाय dx का आंसर प्लस में आ रहा है, और dy बाय dx का आंसर प्लस में आना मतलब फंक्शन का क्या होना, इंक्रीजिंग होना, वर्धमान होना। ये बात सिद्ध हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ प्यारे, e के पावर में 2x है, e के पावर में 2x है। यहां x के जगह पे जो मन करे प्लस माइनस 0 रख के देख लो। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी का मान माइनस में कभी नहीं आता है। तो ये भी प्लस में, 2 तो खुद में प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितना हुआ, प्लस। तो जब dy बाय dx प्लस में आ गया तो भैया फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान होगा।
हाँ जी, थोड़ा सा माइक का बैटरी ऑफ हो गया था तो अभी हमने माइक चेंज किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आवाज सुनाई दे रहा होगा, है ना। सुनाई तो देना ही चाहिए कि हमारा माइक अच्छे से चल भी रहा है। चलिए, ओके, माइक ऑफ हो गया था मित्र, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ, ये तो समझ गए हैं। हमेशा ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्योंकि dy बाय dx इसमें आ गया, प्लस में आ गया, इसलिए। चलिए, अब इसके बारे में पता करना है प्यारे, तो कर ले क्या। अच्छा, देख लेते, वीडियो अच्छे से चल रहा है ना। और बीच में माइक ऑफ हो गया था। आइए, तो करिए पहले इसको आप डिफरेंशिएट करिए, इसको पहले आप डिफरेंशिएट कर लो। तो भैया ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आप चाहो तो एफ डैश को dy बाय dx मान लो, तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा प्यारे कॉस एक्स। ठीक है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता करना है कि यह इंक्रीजिंग है तो कहां है, डिक्रीजिंग है तो कहां है। आई फॉर डिक्रीजिंग या फॉर इंक्रीजिंग ही ले लीजिए पहले। फॉर इंक्रीजिंग यानी वर्धमान के लिए, फॉर इंक्रीजिंग यानी वर्धमान के लिए, तो भैया dy बाय dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल लगाओ कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। dy बाय dx का वैल्यू है प्यारे कौन, cos x, तो cos x ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। अब आप सोच के बताइए, सोच के बताइएगा। अरे सुन रहे हो, डिफरेंशिएट करके ये मिला, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं x का वैल्यू क्या होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला तो यही होता है, लगा दिया, dy बाय dx का वैल्यू रख दिया, यानी cos x ग्रेटर देन 0। तो cos का वैल्यू 0 से बड़ा कहां कहां होता है, तो cos का वैल्यू 0 से बड़ा बाबू दो जगह होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। यानी x का वैल्यू फर्स्ट में होना चाहिए, मतलब 0 से π/2 तक होना चाहिए, या फोर्थ में होना चाहिए। फोर्थ कहने का मतलब 3π/2 से लेकर के 2π तक होना चाहिए। तो देख लो, प्रूफ हो गया। इंक्रीजिंग जो है वो 0 से π/2 तक में प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ये वाला आंसर में नहीं दिया है, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, तो ये नहीं दिया है, केवल ये दिया है, तो प्रूफ हो गया कि इंक्रीजिंग के लिए x का वैल्यू 0 से π/2 तक होना चाहिए। फिर डिक्रीजिंग पर काम करके देखते हैं। फॉर डिक्रीजिंग, हर्षमान के लिए, तो भैया डिक्रीजिंग के लिए dy बाय dx क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और dy बाय dx का वैल्यू कौन है, cos x, यानी cos x होना चाहिए लेस देन 0। अब cos x लेस देन 0 का मतलब cos निगेटिव, और cos निगेटिव बाबू दो जगहों पे होता है, एक सेकंड में एक थर्ड में, यानी x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर के पाई भी हो सकता है, और पाई से लेके 3π/2 तक भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रूफ करना था सिर्फ π/2 से पाई, ये प्रूफ हो गया, ये आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, डिक्रीजिंग आ गया π/2 से पाई के बीच, इंक्रीजिंग आ गया 0 से π/2 तक, वर्धमान आ गया 0 से π/2 तक, हर्षमान आ गया π/2 से पाई। देख लो, सिद्ध हो गया, है ना। सिंपल फॉर्मूला लगाए, जो इंक्रीजिंग का कहता है x निकल गया, जो डिक्रीजिंग का कहता है वो लगा दिए फॉर्मूला, x निकल गया। नोट कर ले प्लीज, पॉज करके नोट कर ले। ओके, चलिए एक और दिया है सी नंबर, हाँ सी भी है, ये तो ए था,
यह बी था, ठीक है। अब सी नंबर में कहा है कि प्रूफ करो कि 0 से पाई तक, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। आइए ना यहीं पर बस समझा देते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 से पाई तक, चलो एक सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। चलिए बाबू, क्वाड्रंट का रूल पता है, यहां होता है 0, यहां होता है पाई बाई 2, यहां होता है पाई, यहां होता है 3 पाई बाई 2 और यहां होता है 2 पाई। अब आप यह अभी अभी प्रूफ किए हैं, ध्यान देना, अभी अभी आप प्रूफ किए हैं कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। मतलब यहां इंक्रीजिंग है, यानी यहां इंक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई 2 तक में इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद पाई बाई 2 से पाई तक में प्रूफ किया, पाई बाई 2 से पाई तक में प्रूफ किया कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब हमारी बात को थोड़ा गौर से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है कि 0 से पाई तक, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, 0 से लेकर के पाई तक इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। 0 से पाई तक इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, वर्धमान और ह्रासमान दोनों है। और जो 0 से पाई तक इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो जाएगा, उसको कहेंगे कि 0 से पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए था। हां, केवल यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीज करता तो कहते भैया इंक्रीज कर रहा है, केवल यहां से यहां तक डिक्रीज करता तो कहते भैया डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां से यहां तक दोनों चीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक ही इंटरवल में, एक ही अंतराल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाए तो उसे ना तो इंक्रीजिंग मानेंगे ना तो डिक्रीजिंग मानेंगे, ना तो वर्धमान मानेंगे ना तो ह्रासमान मानेंगे। तो प्रूफ हो गया नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। यह बात सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए, दोनों नहीं होना चाहिए था, एक ही इंटरवल एक ही अंतराल में। नोट कर लीजिए। और आज का सेशन हम लोग इतना ही पे रखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच पाते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए आज की सभा को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और लास्ट में यही कहेंगे मित्र, अगर आपको इस चैनल का काम पसंद आता हो, समझ में आता हो, प्रॉफिटेबल लगता हो, तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से और भी जिनको जरूरत है उनके पास। लास्ट में कहेंगे मित्र, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।